कौन दे रहा था लास्ट प्रेजेंटेशन? लास्ट टाइम कौन था इधर? सर मैं कर रहा था, हुनैन काजी। हुनैन। जी सर। ठीक है हुनैन, स्टार्ट करें आप। जी सर। सर जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, मैं उसको ही आगे कंटिन्यू करूंगा। इस प्रेजेंटेशन का नतीजा ये निकलता है कि इस प्रेजेंटेशन में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के मुतालिक बताया गया है। इस दुनिया में वबा की सूरत हाल का सामना है, और इसमें घर बैठ कर तालीम हासिल करना और दूसरे काम भी किए जाए ताकि वक्त का ज़ाया ना हो। मगर मसला ये पेश आता है कि मुल्क में मोबाइल फ़ोन की कीमतें ज़्यादा हैं और अक्सर आबादी मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने की हैसियत नहीं रखती, और इंटरनेट की सूरत हाल भी आप सबके सामने। हुकूमत जज्ब करे और जैसे इंटरनेट की रसाई आसानी हो जाए तो हर फर्द इंटरनेट को यूज करके नॉलेज हासिल कर सकता है। जी सर। ठीक है हुनैन। शुक्रिया सर। हुनैन हुनैन की बा, वीडियो ऑफ थी। हुनैन ने कहा था मैं ऑन रखूंगा। बाकी अपनी वीडियो ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, जिसका नेम कॉल किया जाए जस्ट वो ऑन रखे। जी सर, वीडियो ऑन। ठीक है, हम नेक्स्ट। अच्छा, आपके ग्रुप में और कोई रह गया है? नो सर, हम यासिर था, यासिर ने मना कर दिया। ठीक है ठीक है। सर, ग्रुप एन। अरीशा देना चाहते हैं, पार्टनर जो है हमारी अरीशा, वो सही हो गया है। ठीक है, ग्रुप एन में अवेश, परवेज, हसन जी अली, सर, मेरी प्रेजेंटेशन रेडी है। जरगाम। देखते हैं, भी पहले ग्रुप एन से ले लें हम जरा। ग्रुप एन, यार चलो भाई करो पे। ये प्रेजेंट है। अवेश, परवेज, हसन अली और जरगाम। हसन अली मौजूद नहीं है। सर ये लास्ट सॉरी, सर ये लास्ट मीटिंग है या इसके बाद आप क्लास लेंगे? क्योंकि अब तक तो सर प्रेजेंटेशन ही चल रही हैं सबकी। देखते हैं अभी क्या करना है। आपको कहीं जाना है? नो, नो सर। बैठे हैं फिर क्लास में, बैठे हैं अभी। बस लास्ट क्लास है तो उसको कंप्लीट करना है आज। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसी में कंप्लीट कर लें। अच्छा, ग्रुप एन में कोई भी एब्सेंट? अभी सबके सब एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। अवेश, हसन अली और जरगम ये एब्सेंट हैं। आगे चलते हैं हम। ग्रुप एस में मसूद, हमीर सिंह और रजा मोहम्मद। मसूद, हमीर, रजा, ग्रुप एस, ये तीनों प्रेजेंट हैं अभी क्लास में। ये भी एब्सेंट है। हसन अली, क्या आप प्रेजेंटेशन देंगे? मुझे हसन अली की आवाज नहीं आ रही है। हसन अली, आप अपना माइक ऑन करें। बाकी ग्रुप एस भी एब्सेंट है इस वक्त। ठीक है, तो इसका मतलब है, अच्छा ग्रुप सी भी एब्सेंट था, रुबाब, सवेरा, नवीद, इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमारे पास फिर एक स्टूडेंट रह गए हैं, उनसे हम प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जी, क्या नाम था आपका? किस ग्रुप से हैं आप?
एक्सक्यूज मी सर, अरिशा बोलो। जी सर हमारी प्रेजेंटेशन कब होगी? ग्रुप का नेम बताएं, अपना नेम बताएं आप। सर आपने बोला था कि लास्ट में होगी, हम सर, ये किसी भी ग्रुप में नहीं है। ग्रुप वगैरह में नहीं है, सर मेरी अकेले ही। प्रेजेंटेशन आप ले लें ग्रुप जी। सर जी जी बोलें, आप किस ग्रुप की हैं? सर ग्रुप जी। ग्रुप जी, नाम बताइए अपना। अरीशे। अरीशे, अरीशा, अरीशा, ग्रुप जी। जी अरीशा, चलें आप स्टार्ट करें। जी अरीशा स्टार्ट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब्जेक्ट एक जी सर, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, माशी तरक्की। माशी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए उभरती हुई मईशतें तरक्की याफ्ता मईशत बनती हैं, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो अमल जिसके ज़रिए कम मयार ज़िंदगी वाले ममालिक आला मयार ज़िंदगी के हामिल ममालिक बन जाते हैं। और माशी तरक्की इससे भी माशी तरक्की से ये अमल भी मुराद है कि जिसके ज़रिए आमतौर पर सेहत, बहबूद और तालीम सतह पर अमूमी आबादी में बेहतरी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तवील उम्र औसत मुतवक्का माशी तरक्की के नताइज में से एक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल बेहतरी पैदावारी सलाहियत या लिटरेसी रेट के आला शरह और बेहतरी अवामी तालीम भी इसी के ही नताइज हैं। और अगर इसे आसानी से डिफ़ाइन किया जाए तो वो ये है कि माशी तरक्की यानी मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना। बेहतर मयार ज़िंदगी से मुराद ये है कि तालीम और लिटरेसी की आला सतह और सेहत और ज़िंदगी भर की सतह। ये वो अमल है जिसमें मईशत तरक्की करती है या तब्दील होती है, और ज़्यादातर तरक्की याफ्ता होती है, ख़ासकर जब माशी और माशरती दोनों हालतों में बेहतरी लाई जाती है। और माशी तरक्की वो अमल होता है जिसके ज़रिए एक कौम अपने लोगों की माशी, सियासी या माशरती बहबूद को बेहतर बनाती है। दूसरी तरफ तरक्की या आदमशुमार की एक वसी पैमाने पर नज़र आती है, जिसके मुकाबले में जो है वो माशी तरक्की ये देखती है कि किसी मुल्क के शहरी कैसे मुतासिर होते हैं, उनके मयार ज़िंदगी के अलावा उसकी आज़ादी पर भी जो है आता है, और जो उन्हें ज़िंदगी के मयार से लुत्फ़ उठाना पड़ता है। और माशी तरक्की के जो है वो इन मालूमात को मद्देनज़र रखती है कि यानी लोगों की उम्र, मतलब के लोगों की उम्र कितनी है, मयार या लिटरेसी रेट के आबादी का कितना जो है फ़ीसद वो पढ़ा लिखा है, ये सब कुछ। थैंक यू सर। मेरा सवाल है सर। नेक्स्ट कौन है? नेम बताइए अपना। सवाल है सर मेरा। जी अरीशा से सवाल है। सरदार खान, किस ग्रुप के हैं आप? सर सवाल करना चाह रहे हैं जो अभी प्रेजेंटेशन दे। सवाल का अब टाइम नहीं है, अब हमें कंप्लीट करना है। ये थर्ड मीटिंग चल रही है इस वक्त, टाइम कम है हमारे पास। जो रह गए हैं उसको कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। जो रह गए जल्दी से बता दे, वरना मैं फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। सर अब्दुल्ला एहसन की ले लें आप, प्रेजेंटेशन काफी देर से वेट कर रहे हैं। जो भी है सामने आए, स्टार्ट करें। अब्दुल्ला जी सर। अब्दुल्ला किस ग्रुप के हैं अस्सलाम ये? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला ग्रुप बताएं अपना। सर हमारा कोई ग्रुप नहीं है। ग्रुप नहीं सर है? हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हमने अकेले ठीक है तैयारी की अब्दुल्ला, है आप स्टार्ट प्रेजेंटेशन। करें। टॉपिक जी बताइए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, ज़रा माइक अपना जो है थोड़ा सा लाउड बोलें, लाउडली बोलें ताकि आवाज़ आ जाए। हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा आप क्या बोल रहे हैं इस वक्त। जी हमारी किसी भी जी जी सर। सर हमारा टॉपिक है कि किसी भी मुल्क की मईशत को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। ओके सर।
सर मईशत को मजबूत के लिए सबसे पहले जिन अवामिल का होना ज़रूरी है उनमें इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, जो इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। इससे हम अगर पिछले सालों की बात करें तो हमारा जो इंडस्ट्रियल निज़ाम है वो इस तरीके से तरक्की नहीं कर रहा था जिस तरीके से आज तरक्की कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत है वो प्राइम मिनिस्टर्स की स्कीम है, जो स्कीम है कामयाब जवान स्कीम, जिसके ज़रिए से लोग कर्जा हासिल कर सकते हैं। खास तौर पे 18 साल से 30 साल तक के नौजवान इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हें 10 लाख से 5 करोड़ तक का कर्जा बआसानी मिल सकता है। जी। इसके अलावा सबसे बड़ी वजूहत जो है हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है हमारे मुल्क में। ज़ख़ीरा अंदोज़ी चीनी का बुहरान जो हमारे मुल्क में ज़ोर-शोर से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी मईशत काफ़ी हद तक तबाह और बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त चीनी का बुहरान की वजह से चीनी 139 रुपए किलो तक पहुंच गई है। 5 किलो चीनी की जो प्राइस है इस वक्त वो तकरीबन 450 रुपए तक हो गई है आम मार्केट में। इसके अलावा सर अगर हम अपने बरामदात को कम करके दरामदात को अगर हम बढ़ाएं तो ये भी हमारी मईशत में काफ़ी हद तक मजबूती ला सकता है। जिस तरीके से हम अगर बाहर के मुल्कों से अगर हम अशिया और खुर्दनोश मंगवाने के बजाय अगर हम अपने मुल्क में वो चीज़ें बना के अगर दूसरे मुल्क को सप्लाई करें तो इससे हमारे माशी निज़ाम बहुत मजबूत हो सकता है। ना सिर्फ माशी निज़ाम मजबूत हो सकता है बल्कि हमारा करेंसी रेट भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। इससे स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसानों के हवाले से, तो किसानों को इस वक्त इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को वो हुकूक नहीं मिल रहे जो मिलना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए एक स्कीम निकाली है, जिसके ज़रिए से किसानों को मुनासिब तालीम और मुनासिब कर्ज़े फराहम किए जाएँगे। इसकी वजह से हमारा जो ज़रई शोबा है वो बहुत ज़्यादा तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। इसकी वजह से भी हमारा जो माशी निज़ाम है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो सकता है। एक तरक्की याफ़्ता ममालिक बनाने के लिए हमें इन अवामिल का होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। और कोई सवाल सर? ठीक है, एक्सक्यूज़ मी सर। ठीक है, ठीक है। सर मुझे भी देना है। नेक्स्ट कोई रह गया अभी? सर मुझे भी देना है। मीर हफीज, ग्रुप बताइए अपना। यस सर। सर जुनैद, सुहैब और हफीज। ग्रुप बताएं, नाम बताएं, दोबारा बोलें। सर मीर हफीज होगा, देखें। नहीं, आपको ग्रुप का नेम बताएं कौन सा है और आपके साथ और कौन था। सर जुनैद जो देकर अभी दे चुका जुनैद सर, जुनैद और सुहैब। जुनैद, जुनैद ग्रुप एल में है। सुहेब, हफीज और जुनैद। जी हफीज, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। सर मेरा टॉपिक जो है एफबीआर कलेक्शन टारगेट में बी फिक्स्ड एट RS5 829 बिलियन फॉर 2021 to 2022। सर इस एफबीआर का मतलब वीडियो ऑन कर लें अपनी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर सर अभी हमारे पास एक्चुअली लाइट नहीं है तो इसीलिए सर वीडियो ठीक है, चलें कंटिन्यू करें। नहीं हो सकती। और सर रिसेंटली मैं हॉस्पिटल से आया हूं, इसीलिए मैं ज्वाइन। सर एफबीआर का मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2021 से 2022 तक जो टारगेट फिक्स की हुई है वो है RS589 बिलियन की, के 2021 से लेकर 2022 तक इतनी टैक्सेस हमारे पास जमा होंगी। सही है सर। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास टैक्सेस जो है डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। जी कहाँ गए? हफीज,
यस सर। सर वो आवाज कर। यस सर, तो मैं ये कह रहा था कि जो टैक्सेस जो हमारे पास टारगेट फिक्स की गई हुई है वो है 580.29 बिलियन 2021 से 2022 तक। और सर जो हमारे पास IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी जो मीर हफीज़, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, बस यहीं पे स्टॉप करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को। ठीक है, और कोई रह गया है तो बता दें ज़रा। ठीक है, कंप्लीट हो गई है प्रेजेंटेशन, और तमाम स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंट थी उनके अटेंडेंस और उनकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। ठीक है, और जो रह गया है वो एब्सेंट है, फिर अब उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। लास्ट क्लास थी जैसे कि मैंने आपको बताया, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। ठीक है, हमारे टाइम कम है, उस इस टाइम में हमें अपनी क्लास को भी कंटिन्यू करनी है। सर जी सर, ये जो हमने प्रेजेंटेशन दी है तो ये पूरे ग्रुप को इसके मार्क्स मिलेंगे या इंडिविजुअल मिलेंगे? इंडिविजुअली मार्क्स असाइन होंगे, और बस इंडिविजुअली मिलेंगे, इंडिविजुअल मिलेंगे सबको। ग्रुप ओके सर। बना दिया था मगर मार्क्स ग्रुप वाइज नहीं मिलेंगे, सबको अलग अलग मिलेंगे। ठीक, ठीक है, ओके क्लास सर। स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर नंबर 7, price discrimination. Price discrimination means charging different prices to different customers for the same product. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक ही प्रोडक्ट की अगर आप प्राइसेस चार्ज करते हैं, डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट प्राइसेस आप चार्ज करते हैं, तो ये कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी आप कीमतों में कुछ इम्तियाज पैदा कर रहे हैं, अलग अलग आप चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस। यानी फॉर एग्जांपल कोई अगर एक जगह रहता है तो उसके प्राइसेस उसके लिए अलग हैं, और अगर वो कोई दूसरा कस्टमर है कहीं और का रिहायशी है, ये किसी और हिसाब से, तो उसकी प्राइसेस जो हैं उस कस्टमर के लिए अलग हैं। वो किस बेस पर हम डिवाइड करते हैं हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। बस अभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कस्टमर्स के लिए जो है डिफरेंट प्राइसेस हम चार्ज करते हैं एक ही प्रोडक्ट की। ठीक है, 3 things are necessary for effective price discrimination. First, the firm needs to have at least some market power. If it has no market power, then it cannot charge different prices for different customers. First point is this, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो ये है कि वो जो फर्म है उसकी मार्केट के अंदर मोनोपोली होनी चाहिए। यानी मार्केट में उसकी अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। मार्केट का एक बड़ा पार्ट उसके क्या कहते हैं वो कैप्चर कर चुकी हो। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर वो मार्केट को डिवाइड करेगी, और उसके बाद सेगमेंट बनाने के बाद डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करेगी। यानी फर्स्ट पॉइंट ये है, वो फर्म जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे को अप्लाई करने जा रही है तो उसकी मार्केट के अंदर एक पावर होनी चाहिए, यानी मार्केट पावर मींस मोनोपोली होनी चाहिए उसकी। सेकंड, द फर्म नीड टू बी एबल टू सॉर्ट द कस्टमर्स इनटू दोज विलिंग टू पे हायर प्राइसेस एंड दोज हु आर नॉट, बट हु वुड बी विलिंग टू पे लोअर प्राइसेस। सबसे पहले उस फर्म को ये क्लासिफाई करना होगा, ये देखना होगा कि कौन से कस्टमर जो हैं लो प्राइसेस पे करेंगे और कौन से कस्टमर हमें हाई प्राइसेस पे कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग दिस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इज डिफिकल्ट, और ये जांचना, ये मालूम करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा कौन सा कस्टमर लोअर प्राइस पे करेगा। सिंस कस्टमर्स do not usually wear sign to that effect,
कस्टमर ये चीज साइन नहीं लगाए हुए होते अपने ऊपर कि मैं ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ या ज्यादा कीमत पे कर सकता हूँ, या कोई कस्टमर बोले कि मैं नहीं इसकी कम प्राइस पे कर सकता हूँ, यानी उनके ऊपर कोई साइन नहीं लगा हुआ, यानी उनको हमें नजर नहीं आ रहा था ऐसे कस्टमर्स। तो उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। ऑफन फर्म्स क्रिएट अ सिचुएशन वेयर कस्टमर्स रिवील देमसेल्फ। फिर फर्म खुद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें कस्टमर जो है अपने आप को जाहिर कर देते हैं, शो कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के वो फर्म जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई करने जा रही है मार्केट में, तो उसके पास मोनोपोली होनी चाहिए, मार्केट में उसकी पावर होनी चाहिए, मार्केट में कंट्रोल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा और आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कुछ यानी मुख्तलिफ कस्टमर से आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे और आपकी मोनोपोली मार्केट में नहीं है, तो कस्टमर स्विच कर जाएगा उस जगह पर जहां पे प्राइसेस कम होंगी। इसलिए कि मोनोपोली तो नहीं है आपकी मार्केट के अंदर, आप अकेले तो नहीं है मार्केट में, और भी है सेलर, कस्टमर वहां चले जाएगा जहां उसको कीमत कम मिलेगी, वहां चले जाएगा कस्टमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ये कि मोनोपोली होनी चाहिए आपकी मार्केट के अंदर, यानी इजारादारी होनी चाहिए। सेकंड ये कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कस्टमर कम और कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है। इसको हम मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कॉन्फिडेंस मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर फर्म को या प्रोड्यूसर को, ठीक है, या ऑनर को ये कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ से जो आप रेवेन्यू का टारगेट है वो आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कराची को अगर हम डिवाइड कर दें कुछ एरियाज़ के अंदर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कराची को ही कॉन्फिडेंस मार्केट कौन सी कराची की, तो हमारे वो एरियाज़ जहाँ पर लोगों की जो है परचेजिंग पावर हाई है, तो वो हमारी कॉन्फिडेंस मार्केट होगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप प्राइसेस ज़्यादा भी चार्ज करेंगे तो बार्गेनिंग नहीं करते, वो आपको इजीली पे कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पर सेकंड पार्ट क्या हुआ, लोअर इनकम वाला, जहाँ पे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत लो है, तो वहाँ पर आप हाई प्राइसेस को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकंड आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा चार्ज कर लें, जहाँ पे कम है वहाँ कम चार्ज करेंगे आप। तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, यानी एरिया वाइज आपने डिवाइड किया हुआ है। मगर ये सब काम कब होगा, जब आपकी मार्केट के अंदर मोनोपोली होगी, यानी मार्केट में आपकी जारादारी है, सेकंड कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है, यानी क्लोजली सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, यानी कस्टमर स्विच नहीं कर सकता, उसको आपकी प्रोडक्ट ही परचेज करनी होगी। थर्ड, द लास्ट थिंग नेसेसरी फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द इनएबिलिटी फॉर कस्टमर टू रीसेल द प्रोडक्ट। तीसरा थर्ड पॉइंट ये कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर आगे किसी को रीसेल ना करे, यानी वो खुद कोई सेलर ना हो, इसलिए कि फिर वो मुख्तलिफ प्राइस यानी डिफरेंट प्राइस पर वो भी रखेगा, उसकी भी कोई प्राइस होगी, और फिर एक प्राइस हमारी जो है वो लोअर प्राइस में हम चीज़ अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और एक हाई प्राइस में, और फिर वो जो आगे सेल करेगा वो किसी और को किसी और प्राइस में सेल करेगा। समझ रहे हैं आप? तो रीसेल नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फर्म की मोनोपोली होनी चाहिए। सेकंड ये कि आप उसको सेगमेंट बनाएंगे या डिवाइड कर देंगे, मार्केट को इस तरह डिवाइड करेंगे कि डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट प्राइसेस। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें ना, तो इस तरह हो सकता है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है उसकी प्राइसेस कुछ और हैं, पाकिस्तान के बाहर जो उसकी प्राइसेस कुछ और हैं। यानी पाकिस्तान में अगर मैंगो की बात करें तो पाकिस्तान में अगर आप मैंगो परचेस करेंगे आपको 150, 120, 130 केजी पर केजी आपको मिल जाएगा। मगर जब ये मैंगो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं तो वहीं पे उसकी प्राइसेस कुछ और होंगी, यानी पाकिस्तान की रुपीस में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 200, 300 प्लस होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट, मार्केट के मोनोपोली होनी चाहिए। सेकंड ये कि उसको आप डिवाइड कर दें, मार्केट को पार्ट्स में, सेगमेंट में डिवाइड कर दें। थर्ड ये कि जिसको आप सेल कर रहे हैं वो दोबारा रिसेल नहीं करेगा। उधर ये मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है सर, थोड़ी सी स्पीड इसलिए कि मीटिंग हमारी ऑफ हो जाएगी, तो हमें जो है जो भी 3 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, तो इसको कवर करना है। कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट द सेलर मस्ट बी द मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट यानी जैसे कि अभी आपको बताया कि उसकी मार्केट के अंदर मोनोपोली होनी चाहिए। एनी फर्म वर्किंग अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट, as in case of WAPDA, which has monopoly in the production and sales of electricity, is in position to charge different prices.
जैसे कि वापडा की बात कर ली इन्होंने, या कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की बात करें, इसकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक ये काम कर सकता है कि डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट प्राइसेस वो चार्ज कर सकता है। सेकंड, elasticities of demand must be different. The market where the demand for the monopolist product is more elastic, he will charge a low price. While the market where the demand for monopolist product is less elastic, he will charge a high price. देखिए जहां पर हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, ठीक है। इलास्टिक का मतलब है कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो कस्टमर कहीं और स्विच कर सकता है, या वो उसको छोड़ देगा, बोलेगा ठीक है मैं यूज नहीं कर रहा अभी, तो वहां पर आप प्राइसेस लो ही रखोगे, इसलिए कि थोड़ी इसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे लो प्राइस रखेंगे। मगर जहां पर आपकी प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक मींस अगर आप प्राइस भी इंक्रीज करोगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज करी तो शायद एक दो स्टूडेंट कस्टमर ही वहां से स्विच करेंगे, यानी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है स्विच नहीं करेगी, बहुत कम क्वांटिटी स्विच करेगी, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं हाई प्राइस चार्ज कर सकता हूँ इस पोजीशन में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट, यानी जहां पर इलास्टिक होगी डिमांड वहां पर आप लो प्राइस चार्ज करोगे, जहां पर डिमांड इन इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी वहां पर आप प्राइस हाई चार्ज करोगे, इसलिए कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड लेस इलास्टिक है, इजीली आप जो भी प्राइस रखोगे वो आपको मिल जाएगी। थर्ड, बायर मस्ट रिमेन डिफरेंट, द मोनोपोलिस्ट मस्ट बी कैपेबल इनफ टू कीप हिज मार्केट सेपरेट. Consumer should not be able to purchase the commodity from the low price and resell it in the high price या high market. ऐसा ना हो कि आप जो हैं जो जिस मार्केट में आप लो प्राइस पे सेल कर रहे हैं वहां पे कुछ लोग उसको खरीद लेते हैं और फिर हाई प्राइस में जाके उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को भी अपने जहन में रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बस ये इतना था। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको बोलते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी इसको बोलते हैं, इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट्स ऑफ टू गुड्स। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी एक ऐसा कर्व है जिसमें हम टू कमोडिटी को शो करा रहे होते हैं विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी लिमिटेड है, जो भी अभी प्रेजेंट आपके पास टेक्नोलॉजी है वो है, उस टेक्नोलॉजी और उस गिवन रिसोर्सेज के अंदर आप टू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ये कॉन्सेप्ट शो किया जाएगा उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब पीपीसी illustrate several economic concepts such as allocative efficiency, economies of scale, opportunity cost or marginal rate of transformation, productive efficiency and scarcity of resources, the fundamental economic problem that all societies faces. ये सब पॉइंट्स क्या हैं हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जस्ट आपने ये जहन में रखना है कि पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें आप लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हुए टू कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया पीपीसी का कर्व। ये हमने क्लास के स्टार्टिंग में जब कुछ इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें ये ग्राफ मैंने बना के आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए थे हमने। देखिए ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। आउटपुट ऑफ वीट वाई एक्सिस पे आप आउटपुट ऑफ वीट शो करा रहे हैं और एक्स एक्सिस पे आप शो करा रहे हैं आउटपुट ऑफ कॉटन, ठीक है। वीट और कॉटन की बात हो रही है, ठीक है। और ये हमारे पास जो ये ग्राफ बना हुआ है ये कर्व है, इसका मतलब है आप अपने मैक्सिमम जो रिसोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं इसके अंदर रहते हुए, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, बल्कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शन ऑफ आउटपुट फॉर टू प्रोडक्ट that can be produced using all factors of production where the given resources are fully and efficiently utilized per unit time. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें आप टू प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास वाई एक्सिस पे वीट है
और एक्स एक्सिस पे आपके पास है कॉटन, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर हम बात करें, अगर आप 200 वीट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो फिर आप कितनी कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं? 300 कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी 200 वीट एंड 300 कॉटन। लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आप 200 वीट और 300 कॉटन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि कॉटन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लें, यानी कॉटन की क्वांटिटी 300 से कितनी हो जाए? 400 हो जाए। अगर आप 100 यूनिट्स ऑफ कॉटन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको 40 यूनिट्स ऑफ वीट डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 और 160 का डिफरेंस आ रहा है 40। यानी अगर आप 40 यूनिट्स कम करेंगे वीट के तो आप 100 यूनिट्स कॉटन के इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहलाती है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी 100 यूनिट ऑफ कॉटन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 40 वीट, ठीक है। जो आपने लीव कर दिया, जो आपने छोड़ दिया, उसके बदले आपने क्या किया है? 100 यूनिट ऑफ कॉटन आपने प्रोड्यूस कर लिए। क्या छोड़ा है आपने? आपने वीट की जो क्वांटिटी थी 200 से 160 पर आ गया, आपने 40 यूनिट्स ऑफ वीट आपने छोड़ दिया, यानी आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे। उसके अगेंस्ट आपने क्या किया है? आप कॉटन की क्वांटिटी आपने इंक्रीज कर दी 300 से 400 तक, यानी 100 यूनिट्स आपने इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो ये 100 यूनिट ऑफ कॉटन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 40 यूनिट्स ऑफ वीट, ठीक है। ये इसके अंदर शो करा रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखें क्या बोलेंगे? डी एंड ई आर इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन, नॉट ऑल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज। डी और ई की बात करें तो आप ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके आप इनसाइड यानी अंदर की बात करें, यानी आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको आपने फुली यूटिलाइज नहीं किया है, यानी आप अपने रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट डी और ई पॉइंट कहलाता है इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। एफ की बात करें, एफ इज एन आउटपुट कॉम्बिनेशन that is not yet attainable as it lie beyond the PPC और PPF। F पे हम जा ही नहीं सकते इसलिए कि हमारे PP से आउट है, PPC से आउट है। जैसे कि हमने बजट लाइन डिस्कस की थी, बजट लाइन से समझिए आउट है, इंडिफरेंस कर में आपको याद होगा, ठीक है। तो ये PPC से आउट है F पॉइंट, तो आप F तक नहीं जा सकते। D और E इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है और F आपका जो है वो लाइन से भी आउट है, यानी यहाँ तक आप जो है अटेंड नहीं कर सकते इस पॉइंट को। A, B and C आर ऑल एफिशिएंट आउटपुट कॉम्बिनेशंस एज दे लाई ऑन द एग्जिस्टिंग PPF। ये PPF पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो A, B और C आपका जो है वो जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा भी क्या बोल रहे हैं आपसे ये? कंसिडर द 4 की assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट 2 गुड्स, जैसे कि अभी हमने बात की, इसमें 2 गुड्स की बात हो रही है। और a simplifying assumption of production possibility analysis is that the economy produce only 2 goods। 2 गुड्स की बात हो रही है, 1 गुड्स की बात नहीं हो रही, 2 की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वीट एंड कॉटन की बात हो रही है इसके अंदर। Fixed resources, a second assumption is that the economy has limited and fixed quantity of resources। जैसे कि अभी हम डिस्कस किया था, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। थर्ड, फिक्स टेक्नोलॉजी, अ थर्ड assumption is that the economy has a fixed level of technology। टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होगी, रिसोर्सेज फिक्स्ड होंगे, और 2 गुड्स की बात हो रही है ओनली। टेक्निकल एफिशिएंसी, द लास्ट assumption is that resources are used in a technical efficient manner। Technical efficiency means there is no waste in production, that the most physical output is obtained from the resources input। जो आपने इनपुट रिसोर्सेस हैं उसकी बेस पर आप मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर रहे हैं आप, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट आप अचीव कर रहे हैं, यानी आपने जो प्रोडक्शन है उसको वेस्ट नहीं किया है और आपकी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम है। ये इसके एजम्पशन थी, ठीक है। फर्स्ट कहती कि आप PPC में 2 गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सेकंड ये कि फिक्स रिसोर्सेज हैं आपके पास, थर्ड ये कि फिक्स टेक्नोलॉजी है, और फोर्थ ये कि आप टेक्निकल एफिशिएंसी यूज कर रहे हैं, यानी आप प्रोडक्शन को वेस्ट नहीं कर रहे और आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, ठीक।
ये हमारे 2 चैप्टर्स यानी 2 टॉपिक्स हो गए और ये लास्ट टॉपिक है आपका। बस ये हमारे पास टोटल 4 मिनट्स हैं, 4 मिनट्स में मुझे कंप्लीट करने हैं। पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, जरा इसको देख लें। पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज कैसे बोलते हैं, जरा देखते हैं इसको हम। डिसीजन मेड बाय फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन अ मार्केट ऑफन हैव अ स्पिलओवर इफेक्ट ऑन अदर पीपल, where it be for good, like a neighbor's with smelling cookies, or for the bad, the smelly paper plant that open up a mile away. In this module, we learn about these positive and negative externalities as well as the range of public versus private goods. देखें एक्सटर्नलिटीज को इस तरह आप क्लियर करें। एक्सटर्नलिटीज मीन्स एक्सटर्नल इफेक्ट, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक्सटर्नल इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या आ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। बहुत इजी कर दें इसको, जैसे कि हमने अपने घर के बाहर एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, वो हमने अपने लिए लगाया हुआ है बल्ब, ठीक है, ताकि हमारा घर रोशन रहे, बाहर का जो हिस्सा है वो रोशन रहे, मगर उससे लोगों को भी फायदा हो रहा है जो लोग वहां से गुजरते हैं, ठीक है। एक और मिसाल देते हैं, हमने अपने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, तो इसलिए लगाया हुआ है कि हमारा घर जो खूबसूरत लगे, ये हमने बनाया है, मगर उसका जो इम्पैक्ट है वो बाहर ये पड़ रहा है कि वो जो हिस्सा है गली का वो बड़ा खूबसूरत हो गया है, वहाँ से अच्छी अच्छी स्मेल आ रही हैं और जो है उससे एक अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, यानी एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल इम्पैक्ट जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी गुड और सर्विसेज इज इट पब्लिक और privateness. Goods can be public or private or anything in between. What does this mean? It is probably not what you think. It doesn't primarily mean who provide the product. In other words, goods is not private because it is provided by private business, or a good is not public because it is provided by the government. Rather, private public is more a description of how these goods are consumed. देखिए, ये जो हम प्राइवेट और पब्लिक गुड्स की बात कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक गुड्स का मतलब ये होता है कि बल्कि इस तरह नहीं है कि अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो पब्लिक होगी, नहीं, इसको नहीं बोलते। प्राइवेट गुड्स का मतलब ये होता है इसको कंजम्पशन के ऊपर बेस करता है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ और कोई उसका बेनिफिट नहीं ले सकता, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट। और अगर मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक। अगर एक मैंने मैंगो खरीदा है और वो मैंगो मैं ही खा सकता हूँ, ये प्राइवेट गुड्स हैं, कंजम्पशन की बेस पे बात होती है। और हम बात करें स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, डिफेंस सिस्टम मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, ये कहलाते हैं पब्लिक गुड्स। कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोडक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। स्टूडेंट यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मीटिंग एंड होने वाली है। बाकी इसके जो बाकी 2 पॉइंट्स रह गए वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसमें उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। जल्दी जल्दी इसलिए किया है कि मुझे टॉपिक कंप्लीट कराने थे तीनों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। बस एक इसकी स्लाइड और रह गई, फिर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, डिस्कस कर